तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम इस्मामीन फ्रॉम कुर्तबा कंसल्टेंट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी इन जर्मनी के हवाले से मुकम्मल मालूमात दूंगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जर्मनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी, व्हाट इज़ ब्लॉक अकाउंट, हाउ मैनी इनटेक्स इन जर्मनी, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन, फाउंडेशन कोर्स, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट्स, बेस्ट एंड चीफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी, जॉब अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर पीआर। आज इन सब टॉपिक्स पे मैं आपको तफसील से सारा कुछ बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जर्मनी के हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात देना चाहूँगी। तकरीबन आज से 50 साल पहले जर्मनी अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा था। जंग अजीम डोम के बाद ये अमदाद पर चलने वाला दूसरा बड़ा मुल्क था और यहाँ तकरीबन 14 से ज़ायद ममालिक इसकी अमदाद कर रहे थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मज़े की बात यह है कि अमदाद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में तकरीबन 12 करोड़ के करीब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्ज दिया था और जर्मनी के चांसलर ने इस अमदाद की तारीफ़ की थी और शुक्रिया अदा किया था और पाकिस्तान से तकरीबन 10,000 के करीब वर्कर तलब किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वर्कर देने से इनकार कर दिया। फिर यही मुतालबा जर्मनी ने तुर्की से किया था। तुर्की ने जर्मनी पर तरस खाया और 10,000 वर्कर्स दे दिए। आज देखा जाए तो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा तुर्क जर्मनी में मौजूद हैं। ये था जर्मनी का पास्ट। अगर हम जर्मनी की हालिया हालत पे बात करें तो जर्मनी अब जो दुनिया के सबसे अच्छी इकोनॉमी समझा जाता है। ये दुनिया के चौथे बड़े मुल्क में आता है जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। इसके जीडीपी के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 3.8 ट्रिलियन डॉलर है और इसकी फ़ी का सामने 46,000 डॉलर है। ये वो मुल्क है जिसको 50 साल पहले पाकिस्तान ने 12 करोड़ दिया था और इस मुल्क ने इतनी तरक्की की कि आज रोज़ाना 12 करोड़ के सिर्फ पेपर बिल बनाता है। इस चीज़ से आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड में जर्मनी ने किस हद तक तरक्की की है। इसकी तरक्की ही की वजह से आज के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी स्टडी को जर्मनी में जाके कंटिन्यू करें। तो ये थी जर्मनी की कुछ दिलचस्प सी मालूमात। अब हम बात करते हैं जर्मनी में साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जर्मनी बहुत ही फास्ट है। साइंस के किसी भी शोबे में आप देख लें तो जर्मनी हर फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिज़िक्स के बारे में बात करें तो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ताल्लुक भी जर्मनी से था। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 20वीं सदी में 30 नोबेल प्राइज़ में से 14 नोबेल प्राइज़ जर्मनी ने सिर्फ केमिस्ट्री में लिए थे। और अगर साइकोलॉजी की तरफ जाएं तो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल लैब सबसे पहले जर्मनी ने ही बनाई थी। इन तमाम मालूमात से आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जर्मनी किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और जर्मनी की एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना हाई है। यही वजह है कि जर्मनी की मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप रैंकिंग में आती हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 4 लाख से ज़ायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और जर्मनी 4th बिग कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है। ये थी जर्मनी की कुछ बेसिक और मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि वहाँ पे जाके अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे हमें स्टडी के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जब भी आप अब्रॉड में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में यही होता है कि हमने उस कंट्री में जाना है जहाँ पर हमें स्टडी के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ फ्री एजुकेशन मिलती है। 2014 में जर्मनी की 16 स्टेट्स ने ये डिसीजन लिया था कि वो एजुकेशन को मुकम्मल तौर पर फ्री कर देंगे। उसके बाद से जर्मनी में एजुकेशन मुकम्मल फ्री है। लेकिन ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात की जाए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अभी भी वहाँ पर फीसें चार्ज की जाती हैं, सेम उसी तरह जैसे कि पाकिस्तान में। अगर हम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो हमें मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर यही प्राइवेट एडमिशन ले तो हमें अच्छे खासा फीस अदा करना पड़ता है वहाँ पर। तो ये था पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट देखें तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत ही लो है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रहते हैं। अगर आप वहाँ पर बिग सिटी रहते हैं जहाँ किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है जो किसी बड़े शहर में है तो वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। आप ये जानते हैं कि बड़े शहर के बड़े अखराजात होते हैं। अगर आपका वहाँ पे छोटे शहर में यूनिवर्सिटी है या आपका रेजिडेंसी छोटे शहर में है तो वहाँ पे आपके लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम आएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एवरेज बताऊँ तो बिग सिटी में तकरीबन आपके 700 to 1000 यूरो
पर मंथ आपके एक्सपेंस आ जाते हैं। अगर छोटे शहर की बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन आपके 500 to 700 यूरो पर मंथ एक्सपेंस आएंगे। अगर हम ईयरली बात करें तो तकरीबन पूरे साल का आपका वहाँ पे खर्चा 10,200 यूरो होगा। तो ये था वहाँ पे लिविंग कॉस्ट। तीसरा बेनिफिट वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी का है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जर्मनी जो है वो इकोनॉमी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और चौथे नंबर पर आता है। तो यहाँ पे आपको जॉब्स की बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं और यहाँ पे आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो इसकी मज़ीद तफसीलात जॉब अपॉर्चुनिटी की हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है ब्लॉक अकाउंट। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं कि ये ब्लॉक अकाउंट क्या बला है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये क्या चीज़ है। आपने जर्मनी में बस अपना एक अकाउंट खुलवाना है। वहाँ पर आपने 10,200 समथिंग इतना ही यूरो आपने वहाँ पर सबमिट कराना है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको मंथली 500 to 700 या 800 यूरो आपको देगी, रिटर्न करेगी और आप उससे अपने लिविंग और फूड एक्सपेंस को पूरा करेंगे। अगर मुख्तसरन कहा जाए तो ये आपका ही पैसा है और आप पर ही इन्वेस्ट होना है और आपने खर्च करना है। यहाँ पर जो स्टडी है वो बिल्कुल फ्री है। तो ब्लॉक अकाउंट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको समझ लेते हैं, इसको एक इशू बना देते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये आपका ही पैसा है और आप पर ही खर्च होना है। अब आपके जहन में ये आएगा कि ब्लॉक अकाउंट बनाना क्यों है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जर्मनी जो है वो ये चाहता है कि वो ये श्योर कर ले, उसको ये कंफर्म हो जाए, इसको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनके लिविंग के लिए और उनके फूड के एक्सपेंस के लिए उनके पास काफ़ी मनी है। तो बस आपने ये ब्लॉक अकाउंट बनाकर ये प्रूफ देना होता है कि यू हैव इनफ मनी फॉर लिविंग देयर। तो ये है ब्लॉक अकाउंट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वहाँ के इनटेक्स की। जर्मनी के मल्टीपल इनटेक्स हैं, लेकिन जो वहाँ पे मेजर इनटेक्स हैं वो दो ही हैं, एक जनवरी इनटेक और दूसरा सितंबर इनटेक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिक्वायरमेंट्स। अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेड देखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 60 to 65% मार्क्स पर भी आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो 70 to 75% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी आइट्स की है। ये कंपलसरी है, ये बात आप अपने जहन में बैठा लें। चाहे आप 12 ईयर एजुकेशन के बाद अप्लाई करेंगे, चाहे आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद अप्लाई करेंगे, आपके लिए आइट्स 6 बैंड के साथ कंपलसरी है। अगर ये 6.5 बैंड प्लस हो जाए तो ये और अच्छी बात है, आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बोर्ड से, आईबीसीसी से, फॉरेन ऑफिस से। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आपने ये लिखना है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, इस सब्जेक्ट में आपने क्यों एडमिशन लिया है। तो ये आप जितना अच्छा लिखेंगे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा होंगी। तो ये आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपके ये दो प्रोफेसर के होने चाहिए। कोशिश करें कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के हों, क्योंकि जितने अच्छे प्रोफेसर के लेटर्स होंगे उतनी एक्सेप्टेबल होंगे और आपके एडमिशन के चांसेस भी उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज़ है, वो अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। वो है अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दें, तो आपके एडमिशन में बहुत आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है फाउंडेशन कोर्स। ये भी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए है जो 12 ईयर एजुकेशन के साथ एडमिशन लेते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, जब 12 ईयर एजुकेशन के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जर्मनी में तो उनका सबसे पहले एडमिशन डिग्री में नहीं होता बल्कि फाउंडेशन कोर्स में होता है, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो जर्मनी में चूँकि 12 ईयर एजुकेशन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ पर 13 ईयर एजुकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है डिग्री के लिए, तो इसलिए पहले साल उनको जर्मन कोर्स करना पड़ेगा लैंग्वेज, जो कि इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, ये तमाम लेवल्स करने होंगे सेकेंड वो जो 12 ईयर एजुकेशन स्टूडेंट्स को हैं। अगर हम 16 ईयर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन लेकिन वो अगर कर लें तो ये उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट यहाँ से जर्मनी जाएगा तो वो सिर्फ स्टडी के लिए नहीं जाएगा, उसके दिन में बहुत सारे प्लान्स होंगे, वो वहाँ पे जॉब करना चाहेगा या आफ्टर स्टडी जॉब करना चाहेगा। तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप किसी भी किस्म की जॉब करें तो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जिनको आती है उनको ही प्रेफर किया जाता है जॉब के लिए।
जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप वहाँ पर जाकर डिलीवरी की जॉब करते हैं, पिज़्ज़ा बॉय की जॉब करते हैं या किसी भी होटल में वेटर की जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जो रिसिप्ट्स आती हैं वो भी जर्मन लैंग्वेज में आती हैं, इसलिए आपको लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। और असल में बात यही है कि वहाँ पे प्रेफर ज़्यादा उन्हीं को किया जाता है जिनको वहाँ की ज़ुबान आती है। तो इसलिए हमारा मशवरा यही है कि 16 ईयर एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री के साथ साथ जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी लाजमी करें, तो ये उनके लिए ही बेहतर है। तो ये थी हमारी टोटल रिक्वायरमेंट। अब हम आगे चलते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट की तरफ। वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, देन बैंक स्टेटमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए। इसके अलावा किसी और की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपके लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होगा जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आइट्स टॉफल किसी में भी हो अच्छे बैंड्स के साथ, तो ये कंपलसरी है। एप्लीकेशन फॉर्म बेहतरीन तरीके से फिल होना चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोज़ होनी चाहिए और लास्ट में वीज़ा फ़ीस होनी चाहिए। जब आप ये तमाम फ़ाइल वीज़ा के लिए एम्बेसी में सबमिट कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपको वीज़ा फ़ीस सबमिट करानी होती है जो तकरीबन 60 टू 70 यूरो होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है कि वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा चलते हैं, जर्मनी में स्टूडेंट्स किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और क्यों वहाँ पे स्टडी करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे अगर बात सब्जेक्ट्स की करें तो ज़्यादातर वहाँ पे टेक्निकल प्रोग्राम्स और सब्जेक्ट्स ही चलते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टेक्नोलॉजी में जर्मनी बहुत ही फास्ट है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट भी ज़्यादातर इसी तरह के ही डिमांडेड किए जाते हैं। तो मैं वहाँ पे जो ज़्यादा सब्जेक्ट चलते हैं उनमें से कुछ बता देती हूँ। उनमें से कुछ पावर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म, इस तरह के और भी बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं। आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें अपने पसंद के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके जहन में यही आएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जो चीप भी हो और बेस्ट भी हो स्टडी में। तो इसके लिए ये है कि आप सिंपल सा तरीका है, आप वेबसाइट पे जाएं DE इस वेबसाइट पे जाएं। यहाँ पे जाकर आप अपने पसंद का सब्जेक्ट लिखें, आप अपना लेवल लिखें जिस लेवल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बैचलर लेवल या मास्टर लेवल। तो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपके लेवल से रिलेटेड वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खुल के आ जाएंगी, तो आप जिस यूनिवर्सिटी को भी अपने लिए सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के हवाले से मालूमात लेने के लिए ये बेस्ट वेबसाइट है, आप इसका लाजमी विजिट कीजिएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है ऐसा जिसके लिए आप बेताब हैं कि कब हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो जी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जर्मनी जो है वो माशी लिहाज से भी बहुत चौथे नंबर पे है दुनिया के, बहुत फास्ट है और टेक्निकली भी। तो यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत कम है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ जो नेसेसरी है वो पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको जॉब्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप ड्यूरिंग स्टडी अपनी वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको परमिशन है। वहाँ पर आप तकरीबन अगर हम डेज़ की बात करें तो 120 फुल डे आपको पर ईयर मिलते हैं वहाँ पर जॉब के लिए, 240 हाफ डे पर ईयर। और अगर हम वीकली बात करें तो तकरीबन आपको 12 घंटे पर वीक आपको वहाँ पर जॉब की परमिशन होती है। वहाँ के पर आवर वेजेस बहुत अच्छे हैं, तकरीबन आपको 10 टू 12 यूरो पर आवर पे मिल जाती है तकरीबन। अगर आप अपनी स्टडी के साथ इन आवर्स को मैनेज कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारे जॉब्स के मज़ीद हमें घंटों की परमिशन मिले, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर परमिशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जाना होगा, वहाँ से परमिशन लेनी होगी, फिर उसके बाद आपको फ़ौरन ऑफिस जाना होगा, वहाँ से परमिशन लेनी होगी। अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो फिर आप अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप परमिशन के बगैर अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हैं तो डिपोर्ट होने के लिए तैयार रहिएगा। वहाँ पे परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो एक सीटेबल है, आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन परमिशन लाजमी लें। लेकिन जो शॉर्ट कोर्स करने जाते हैं ना जर्मनी, उनके लिए ये बात कह दूँ कि वहाँ पर उनके लिए जॉब की कोई परमिशन नहीं होती। अगर वो भी जॉब करना चाहते हैं, वो यही सोच कर गए थे, तो फिर उनको ये तमाम परमिशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आफ्टर एग्ज़ाम जॉब की बात करें तो वहाँ पर
आपको तकरीबन आफ्टर एग्ज़ाम 18 मंथ्स टू 2 ईयर टाइम दिया जाता है, जिसमें आप अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ अपनी जॉब, छोटी मोटी जॉब नहीं कर सकते, बल्कि जिसमें आपने डिग्री ली है उससे रिलेट करते हुए भी बहुत सारी जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है और आप उससे सेटिस्फाइड हैं और अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका वो जो ड्यूरेशन है 18 मंथ्स टू 2 ईयर, वो आप एक्सटेंड करा सकते हैं, वो एक्सटेंडेबल है, आप परमिशन ले सकते हैं वहाँ से। फिर हम आते हैं पीआर की तरफ। आपको जॉब मिल गई, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आपने टाइम भी एक्सटेंड करा लिया, तो अगर आपने अपने वहाँ पर तकरीबन स्टडी के बाद 8 साल वहाँ पर अपनी सर्विस दी है, वहाँ पर आपने टाइम स्पेंड किया है और आप वहाँ पर सर्वाइव कर गए हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थी आज की मुकम्मल मालूमात जितनी हमने आपको दी। अगर आपके जहन में कोई भी और सवाल है, कोई भी और चीज़ पूछना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन में नंबर आ रहा है डायरेक्टर ऑफ कुर्तबा कंसल्टेंट पेशावर ऑफिस रहमान अली फैसल का, आप इनसे रब्ता कर कर और मालूमात ले सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।